वक्फ अर्थात दान करना। इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स अपनी चल अथवा अचल संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए जब दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। वहीं जो संस्था इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दी गई चल अथवा अचल संपत्ति की देखरेख एवं धर्मार्थ कार्य के लिए उसका इस्तेमाल करती है तो उसे नाम दिया जाता है वक्फ बोर्ड। और आज देश में इस वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की जमीन है और यह बोर्ड इन सभी जमीनों अथवा चल अचल संपत्तियों का इस्तेमाल करती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून के तहत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वक्फ बोर्ड इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करती है, न कि भारत के संविधान के तहत। हालांकि इसे ये ताकत दी गई है तो भारतीय संविधान के ही जरिए। और आज हम बात करेंगे इस वक्फ से जुड़े मुद्दे पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कौशांबी में इसी वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराकर सरकारी खाते में डाला जा रहा है, जो कि असल में ग्राम समाज की जमीन थी जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। दरअसल सूबे के कौशांबी जिले के सिराथू तहसील के अंतर्गत आने वाले कड़ा धाम की 96 बीघा जमीन को लेकर साल 1946 से मामला न्यायालय में चल रहा था। एक पक्ष यह कह रहा था कि यह बेशकीमती जमीन ग्राम समाज की है, तो वहीं वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन उसकी है और उसका उस पर अधिकार है। यह मामला डीडीसी न्यायालय में चल रहा था, जिसको लेकर डीडीसी न्यायालय ने परीक्षण किया और पाया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि ग्राम समाज की है। ऐसे में न्यायालय ने आदेश दिया कि वक्फ के कब्जे से ग्राम समाज की 96 बीघा जमीन को मुक्त कराया जाए और उसे सरकारी खाते में दर्ज कराया जाए। वहीं शासकीय अधिवक्ता राजस्व शिवमूर्ति द्विवेदी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देखा, उसका अध्ययन किया और सभी 4 बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए एक प्रारूप बनाया और केंद्र सरकार को भेज दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा उनका सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है और फिर शासन के आदेश पर सभी बिंदुओं पर जांच कर पाया गया कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि ग्राम समाज की है और इसके बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड से लेकर ग्राम समाज को वापस कर दी गई और अब यह 96 बीघा जमीन सरकारी खाते में दर्ज हो गई है और इस पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि यह सिर्फ कौशांबी का ही मामला नहीं है, बल्कि ऐसी लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास देश भर में है और उसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड भारत में कैसे बना और उसे इतनी ताकत कैसे मिली कि वो देश के इतने बड़े भूभाग को अपनी प्रॉपर्टी बना ले रहा है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत परिषद की भूमिका का काफी विस्तार किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने के लिए अधिकार दिया गया है। ये तो सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार की जानकारी हुई। अब आपको थोड़ा और विस्तार से बता दें कि साल 1954 में पहली बार तत्कालीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। आगे चलकर साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया और यह परिषद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन रखा गया था और उसी के अधीन आज कार्य भी करता है। उस समय वक्फ के पास इतनी अधिक ताकत नहीं थी, लेकिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के बाद साल 1995 में जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस समय मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए
वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किए गए और इसे जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए। यही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 1995 के वक्फ बोर्ड संशोधन से पूर्व इन्हीं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मुस्लिम वोटर्स को अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के बीच साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पारित किया था, जिसके अंतर्गत जो धार्मिक पूजा स्थल आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जैसे और जिस रूप में थे उन्हें उसी रूप में रखा जाएगा। और साथ ही यह भी कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। चाहे वो श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा रहा हो, चाहे वो वाराणसी के ज्ञानवापी का मुद्दा हो, या फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा पारित किए गए इसी एक्ट को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें लगातार देता रहा है और दे भी रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं साल 2013 में। साल 2013 में फिर से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड में बदलाव किए और उसे अधिकार दिए कि वो मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा कर सकती है, और अगर किसी संपत्ति पर एक बार वक्फ बोर्ड का दावा हो जाता है, उसके नाम की मुहर लग जाएगी, तो वो हमेशा के लिए वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि वक्फ की संपत्ति रह जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कैसे वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां प्रदान कर दी। और आज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूर्व की सरकारों ने वक्फ बोर्ड को न सिर्फ असीमित ताकत दी थी, बल्कि वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा भी दिया था। और यहां तक कि वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है अथवा नहीं। यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना बताते हुए उस पर अधिकार करता है तो वह संपत्ति उसके पास आ जाती है, और इसके खिलाफ आप न तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और न तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहां तक कि वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है कि वह संपत्ति वक्फ की है अथवा नहीं। यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना बताते हुए उस पर दावा करे तो उस दावे के विरुद्ध जाकर इसके फैसले के खिलाफ न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। और वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला है कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज भारत भर में तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड हैं। इनमें केंद्रीय वक्फ बोर्ड के साथ साथ राज्य स्तर के भी वक्फ बोर्ड शामिल हैं। यूपी, बिहार जैसे कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जिन्हें शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से संबोधित किया जाता है और उसी नाम से जाना जाता है। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो आप यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। केवल उत्तर प्रदेश में ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलाकर देखें तो वक्फ बोर्ड के पास लगभग 2,32,000 से अधिक संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। और पूरे देश की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 लाख एकड़ से अधिक की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लाने और उसे पास करने की योजना बनाई है। इसे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अभी पिछले संसद सत्र में पेश भी किया, जिसमें 40 छोटे बड़े संशोधन करने की योजना बताई गई थी। इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और संसद में भी इसका विरोध किया था, और वहीं सत्ता पक्ष इसकी पैरोकारी कर रहा है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और साथ ही इस बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी को भी शामिल करना है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। ये पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। बहरहाल आपको यहां यह भी बता दूं कि भारत सरकार के बाद जिसके पास देश में सबसे अधिक संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड नहीं है, बल्कि भारत सरकार के बाद सबसे अधिक संपत्ति रखने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश भर में लगभग 17.29 करोड़ एकड़ क्षेत्रफल की जमीन है। वहीं वक्फ बोर्ड का नाम तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास लगभग 8 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति है। अब ऐसे में गौर करने वाली बात है कि इनमें कई जमीनों का काफी हिस्सा मुगलों के काल से वक्फ बोर्ड के पास है, तो वहीं कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास मौजूद जमीनों में भी ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान उन्हें दी गई संपत्तियों में शामिल है। अब मुगल और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी देश का बड़ा भूभाग देश के सभी लोगों का नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा संस्थाओं की संपत्ति बनकर रह गया है। अब चलते चलते आपके सामने बस एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यह संपत्तियां सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज करवाकर उन्हें देश के सभी नागरिकों के काम में लाया जाए, अथवा बस कुछ चुनिंदा संस्थाओं के खाते में ही इन्हें रहने देना चाहिए? आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, किसी और कहानी के साथ। इसके साथ ही यूपी की और भी तमाम खास खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।